आई एम उमेश शिवरे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर चल रहा है, अपना स्थिर विद्युत चैप्टर चल रहा है, उसमें मैंने आपको आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा दिया है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो मैंने आप लोगों को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या पढ़ाया था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। मैंने क्या बताया था इसमें, द चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, किसी भी बॉडी पर जो आवेश होता है किसके बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान के पूर्ण गुणज होता है, मतलब पूर्ण संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, जहाँ n क्या है अपना इंटीजर 1 2 3 4 एंड डैश कुछ भी हो सकता है, इंटीजर है, और E अपना फंडामेंटल चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, मूल आवेश है। इसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो मैंने बोला कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो फंडामेंटल के इंटीजर के मल्टीपल के इक्वल होगा। इंटीजर मीन्स कि किसी भी बॉडी पर चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 25 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन कभी भी 1.2 इलेक्ट्रॉन ये नहीं हो सकता। ये क्या होता है, रेशनल नंबर। मैंने बोला इंटीजर के मल्टीपल के इक्वल होता है, ये इंटीजर है मेरा। अब साथ में मैंने इसमें बताया था प्लस माइनस भी रहता है। प्लस माइनस क्या बताता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, कम होंगे। इलेक्ट्रॉन की उस बॉडी पर क्या होगी, कमी। क्यों कमी, पॉजिटिव तो हमें ज़्यादा शो करता है नहीं, लेकिन पॉजिटिव क्या, उल्टा पढ़ना है यहाँ पर। पॉजिटिव मतलब कम। जैसे मेरे पास 10 रुपये हैं, मैंने 2 डोनेट कर दिए तो क्या हुई, कमी हो गई, 8 रह गए। तो वही है कि अगर मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, अगर किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो डोनेट करने से उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, इसलिए डोनर पॉजिटिव होता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। और नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्सेप्टर पर नेगेटिव चार्ज आता है, ये मैंने बताया था। और एक्सेप्टर मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो उस पर पहले से क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए नेगेटिव का मतलब क्या होता है, मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताया। अब इस पर बेस्ड सपोज क्वेश्चन आता है कि बताइए कि किसी बॉडी में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बताइए उस पर चार्ज कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बताइए चार्ज कितना होगा। तो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला N। मैंने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8, और E की वैल्यू मैंने फिक्स बताई थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देयरफॉर चार्ज कितना हो जाएगा, भाई चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो, कितना 12.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। डेसिमल को 1.28 लिख लो, एक डिजिट इधर शिफ्ट किया तो पावर कितनी बचेगी, माइनस का 18 कूलम। ये चार्ज आ गया। सिमिलरली अगर ये कई बार बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है कि बताइए चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब उसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दे दिए, 1। एक इलेक्ट्रॉन उसने दिया है और चार्ज उस बॉडी पर पूछा है, तो आप कैसे निकालोगे, Q इज इक्वल टू N। यहाँ लोग एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नहीं पूछ रहा, वो बोल रहा है कि किसी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। अब बताइए बॉडी में चार्ज कितना होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, अब चार्ज पूछा है तो N की वैल्यू 1 है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो चार्ज कितना आ गया, इतना ही आ गया। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 कूलाम चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब यहाँ वैल्यू पूरी चेंज हो जाएगी। यहाँ बच्चा क्या कंफ्यूज होता है
कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज या एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में एक है तो चार्ज अपना पता है अपने को, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वही आएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, उसने बोला 1 कूलाम चार्ज में बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अभी भी बच्चा क्या करता है, यही बता देता है, एकदम कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ हमें क्या करना है, इस बार उल्टा क्वेश्चन जब पूछा है तो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला NE, Q की वैल्यू 1 कूलाम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है उसने, बोला 1 कूलाम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, E की वैल्यू वही मैंने पुट कर दी। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, -19, डेसिमल हटाया ऊपर 0 आ गया। अब क्या होगा, 16 से 10 में डिवाइड करो 0.625 आएगा, 10 टू द पावर -19 को ऊपर ले जाओ +19। अब डेसिमल को आगे शिफ्ट करो तो 6.25, और जब एक डिजिट इधर शिफ्ट किया तो एक पावर कम हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए। तो हमें अगर पूछा जाए कि 1 कूलाम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे तो क्या बताओगे, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ कोई यूनिट नहीं होगी, यूनिट लेस है, बिकॉज n क्या है, नंबर पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर की तो कोई यूनिट ही नहीं होती। लेकिन इससे पहले मैंने एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पूछा, चार्ज की तो यूनिट होती है कूलम, तो वहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन थे 1 और चार्ज पूछा था, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम। लेकिन एक कूलाम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 कूलाम, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18, सॉरी कूलाम तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि अपना वैल्यू पूछिए नंबर। अब हम आगे बढ़ें तो एक क्वेश्चन और मैं बता दूं, अगर किसी बॉडी पर 14.4 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम पॉजिटिव चार्ज है, क्या बोल दिया उसने, पॉजिटिव चार्ज, तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे या ज़्यादा होंगे। दोनों कंडीशन पूछ ली, कम होंगे या ज़्यादा होंगे। यहाँ मैंने बोला कि साहब चार्ज है बॉडी पर 14.4 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम, ये पॉजिटिव बोल रहा है क्वेश्चन, मतलब यहाँ पॉजिटिव। जब चार्ज आपका पॉजिटिव है, हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब मैं डोनेट करूँगा तभी तो चार्ज पॉजिटिव आएगा, डोनर हमेशा पॉजिटिव होता है। अब डोनेट करने से इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे या ज़्यादा होंगे, तो मैंने बोला डोनेट किए तो उससे तो कमी आ जाएगी, क्यों, क्योंकि मान के चलिए मेरे पास 12 रुपए हैं, मैंने 2 डोनेट कर दिए, 10 रह गए, क्या हुआ, डोनेट करने से कमी हो रही है। तो सेम वही कंसेप्ट, यहाँ पॉजिटिव आया है मतलब डोनर है बॉडी, तो चार्ज पॉजिटिव आया है और डोनेट करने से इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स तो पता चल गए कि कम होंगे, लेकिन अब पूछ रहा है कितने कम होंगे, तो बात आ गई Q इज इक्वल टू NE की। तो चार्ज उसने कितना गिवन किया है, 14.4 इंटू 10 टू दी पावर -19, और कितने इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, N की वैल्यू पूछा है और E की वैल्यू फिक्स होती है। इससे ये कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट गया, 16 9 जा 144, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 9। इसका मतलब कि 9 इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। यही क्वेश्चन में सपोज पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज दिया होता और फिर बोलता कि बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स कम या ज़्यादा होंगे, तो यहाँ नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं, और एक्सेप्टर जो होता है उस पर चार्ज कैसा आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। अब जब एक्सेप्टर पर नेगेटिव चार्ज आता है तो एक्सेप्ट करने से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं। भाई मेरे पास 2 थे, मैंने 2 और ले लिए किसी से उधार, 2 रुपये थे, 2 रुपये और किसी से उधार ले लिए, तो मैं वो 2 रुपये जो उधार ले रहा हूँ वो एक्सेप्ट ही तो कर रहा हूँ। अब मेरे पास क्या हो गए, 2 और 2 4, मतलब पैसे बढ़ गए। तो एक्सेप्टर पर क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। तो नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। अब कितने ज़्यादा होंगे, कितने ज़्यादा उसने एक्सेप्ट किए हैं वो पूछ रहा है। तो हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, कैलकुलेशन तो यही होगी। नेगेटिव आने से बस ये पता चल गया कि हम 9 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे हमारे पास,
9 इलेक्ट्रॉन्स हमने एक्सेप्ट किए। बात यहाँ तक क्लियर है? तो ये मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा दिया है, ये मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा दिया है। मान के चलिए अगर कोई नाभिक आपको दे दिया जाए 13Al26, अब इसमें पूछा जाए कि बताइए चार्ज कितना है, तो पहले तो हमें इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता हो, तो वो हमें पता चल गया इसमें कितने हैं 13। अब हमें निकालना क्या है चार्ज, कैसे निकालोगे? Q = N, ये कितना है 13, E की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻⁻19, मल्टीप्लाई जब करोगे आपको चार्ज पता चल जाएगा। तो इस टाइप से कोई क्वेश्चन अगर आता है तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड अगर एक नंबर में ऑब्जेक्टिव भी आएगा तो भी आप इसको सॉल्व कर दोगे। थोड़ा सा आगे बढ़ें, तो बात आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, चार्जेस को कैसे पढ़ेंगे? आपने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पढ़ा है। क्या पढ़ा है? ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा। वो क्या पढ़ा है? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। न तो ये उत्पन्न होती ना ये नष्ट होती, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट्स फॉर्म इज चेंज्ड। मतलब ना तो क्रिएट होती एनर्जी ना डिस्ट्रॉय होती, केवल फॉर्म चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फैन को चलाने में इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूँ, कौन सी एनर्जी जा रही है भैया? इलेक्ट्रिकल। किस में कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल में। पंखा चल रहा है, मैकेनिकल किस में कन्वर्ट कर रही है? विंड में। तो ये सब एनर्जी के फॉर्म चेंज होते जा रहे हैं। ये विंड आई कहाँ से? क्रिएट हुई क्या? नहीं, हमने एनर्जी को उसमें खर्च किया है कुछ। कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट किया? इलेक्ट्रिकल को मैंने इतनी सारी प्रोसेस में कन्वर्ट कर दिया। मैं इन्वर्टर के अंदर, बैटरी के अंदर बात करूं, बैटरी के अंदर मुझे इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलती है? मैंने केमिकल एनर्जी उसमें दी। केमिकल किस में कन्वर्ट कर रही है मुझे? इलेक्ट्रिकल में। तो कहीं ना कहीं केमिकल एनर्जी कम होती जा रही है, इलेक्ट्रिकल बढ़ती जा रही है। तो एक एनर्जी दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होती जा रही है। मेरे अंदर एनर्जी कहाँ से आ रही है? मैं जो एनर्जी ले रहा हूँ उसकी वजह से एनर्जी निकल रही है। जब मैं लेना बंद कर दूंगा तो एनर्जी निकलना बंद हो जाएगी। क्रिएट तो नहीं हो रही अंदर ही अंदर। तो एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, एनर्जी का ना तो क्रिएट होना ना डिस्ट्रॉय होना, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कहलाता है। अब मैं बात करूं चार्जेस की, तो भाई चार्ज के कारण भी तो हमें एनर्जी मिली है। कौन सी? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? पहले ही वीडियो में मैंने बताया था, इलेक्ट्रिसिटी इज द एनर्जी ड्यू टू विच मैटर गेट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी बॉडी है जिसकी वजह से किसी बॉडी के अंदर अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आ जाती है। तो वो क्या है? एक एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी। किसकी वजह से आई? चार्जेस की वजह से। मतलब ये भी क्या हुई? एनर्जी। तो चार्ज कंजर्वेशन लॉ भी क्या होता है कि चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। ओवरऑल जो चार्ज रहता है वो हमेशा कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल, मैंने दो बॉडी को लिया, दो बॉडी अभी न्यूट्रल हैं, मैंने इनको रब किया। रब करने से मैंने बोला, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, मैंने पहली वीडियो में पढ़ाया था कि मैंने ग्लास रॉड को किससे रब किया था? सिल्क क्लॉथ से रब किया। तो यहाँ भी चार्ज कैसे आए? भाई ग्लास कहीं से क्रिएट तो हुए नहीं, ना डिस्ट्रॉय किया अपन ने, आए कहाँ से? एक ने डोनेट किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया। तो ग्लास रॉड ने डोनेट किया, सिल्क क्लॉथ ने एक्सेप्ट किया। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से चार्ज प्रोड्यूस हुआ। तो ना तो ये क्रिएट हो रहे ना डिस्ट्रॉय हो रहे। तो चार्ज कंजर्वेशन लॉ अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको यही बताना है। आवेश का संरक्षण का नियम अगर आपसे कोई पूछता है तो यही बताना है कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते। ओवरऑल जो चार्ज रहते हैं वो सदैव संरक्षित रहते हैं, कभी भी बदलते नहीं हैं।
जैसे ओवरऑल चार्ज हमेशा अगर एक बॉडी ने दिए दूसरे ने लिए, दोनों को मिला के देख लेना, ओवरऑल उतने ही रहेंगे जितने थे। तो चार्ज कंजर्वेशन लॉ, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, टोटल चार्ज ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे एक कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ है, आईएमपी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, व्युत्क्रम वर्ग का नियम। जैसे आपने 9th क्लास में और 11th क्लास में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा था, उसने क्या बोला था कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में हर एक दो बॉडीज एक दूसरे से बंधी हुई हैं, हर एक दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। तो वहाँ दो बॉडीज के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट होता है, हमेशा आकर्षण बल लगता है। किसने बताया? न्यूटन ने बताया। अब ये कूलाम ने बताया कि दो रेस्ट चार्जेस जो होते हैं, दो रेस्ट चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे पर फोर्स एक्ट करते हैं, हमेशा एक दूसरे पर फोर्स एक्ट करते हैं। तो जो रेस्ट पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट होता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, ये स्थिर बिंदु आवेश होते हैं, स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसे हम स्थिर विद्युत बल कहते हैं। कौन सा? स्थिर विद्युत बल। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो सदैव आकर्षी प्रकृति का होता है, प्रतिकर्षी तो नहीं होता। ऐसा तो नहीं होता ये बॉडी को अगर छोड़ूं तो नीचे जाने की जगह ऊपर चली जाए, नहीं, हमेशा आकर्षी प्रकृति का होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्थिर विद्युत बल है, वो आकर्षी और प्रतिकर्षी, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति के होते हैं। आकर्षण बल भी लगाता है और प्रतिकर्षण बल भी लगाता है, मतलब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है भैया। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव कैसे नेचर का होता है? कौन होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब कैसे होता है मैंने आप लोगों को बताया था, अगर सेम चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, दे आर रिपेल टू ईच अदर। भाई लाइक चार्जेस होंगे, सजातीय आवेश होंगे, क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट डिफरेंट टाइप के होंगे, अपोजिट नेचर वाले, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित होंगे। हमेशा विजातीय आवेश ही आकर्षित होते हैं। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, अगर जी ये दोनों जो चार्ज हैं वो अपोजिट नेचर के होते हैं तो अट्रैक्टिव नेचर के फोर्स लगेंगे दोनों के बीच में। अगर दोनों सेम नेचर के हैं, ये Q1 ये Q2, अगर दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगा। अब ये फोर्स लगता कितना है ये कूलाम ने बताया। कब बताया? 1785 में। साइंटिस्ट कूलाम का पूरा नाम क्या था? C.A. कूलाम। तो C.A. कूलाम ने लॉ जो दिया वो क्या था? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू रेस्ट पॉइंट चार्जेस। या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड का यूज करेंगे या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, दोनों शब्द का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों नेचर का होता है। तो मैंने बोला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये लॉ कूलाम ने दिया था। इस लॉ को आगे पूरा डिराइव करेंगे, पूरी इसके बारे में एक एक चीज़ पढ़ेंगे। कब? नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास कल मिलते हैं हम।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ध्यान रखें, पूरी वीडियो को देखें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।